इस मंगवा के स्टार्ट में दिखाया जाता है वंस मैजेस्टिक रोज कासल अब एक स्मोल्डरिंग रूइन बन चुका था। हवा में स्क्रीम्स गूंज रही थीं और ब्लड की सड़ांध हर तरफ फैली हुई थी। गर्वित रैग्नर क्लैन के मेंबर्स, सर्वेंट्स और वर्कर्स सब जगह बिखरे पड़े थे, निर्दयता से स्लॉटर्ड किए गए। इस पूरे केओस के बीच एक लोन फिगर खड़ा था, थियो, रैग्नर क्लैन का यंग लॉर्ड। वह डेस्परेट होकर फाइट कर रहा था, इस डेवास्टेशन के लिए जिम्मेदार मिस्टीरियस फैक्शन को किसी तरह फेंड ऑफ करने की कोशिश में। उसे अभी तक पता नहीं था कि आखिर किस राइवल हाउस ने उसके फैमिली के साथ बिट्रेयल किया है। लेकिन इस ब्रूटल बैटल में और डीप डाइव करने से पहले चलो थोड़ा स्टेप बैक लेते हैं। रैग्नर क्लैन कोई ऑर्डिनरी फैमिली नहीं थी। 1000 सालों से ज्यादा समय तक उन्होंने एम्पायर के लिए नॉर्दर्न शील्ड बनकर सेवा की थी, कॉन्टिनेंट के एज पर उसकी बॉर्डर्स की रक्षा करते हुए। इस फैमिली की स्ट्रेंथ उनकी यूनिक लिनिएज से आती थी, एक ऐसा ब्लड लाइन जिसके बारे में रूमर था कि वह सीधे ड्रैगन से डिसेंड करता है। हर रैग्नर जन्म से ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैजिकल पावर्स, जबरदस्त स्टैमिना और अनमैच्ड स्वॉर्ड्समैनशिप के साथ पैदा होता है। यही हर रैग्नार की पहचान है। लेकिन एक था हमारा प्रोटैगनिस्ट थियो, जिसे लोग कहते थे द सो कॉल्ड बास्टर्ड हेयर ऑफ द रैग्नर क्लैन। अपने किन से अलग थियो को वो टैलेंट्स नहीं मिले जो उसकी फैमिली को डिफाइन करते थे, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि उसने कोशिश छोड़ दी। और अब अपने एंसेस्ट्रल होम के रूइंस में खड़ा थियो अपने सामने एक ऐसे इंसान को देख रहा था जो बिट्रेयल का चेहरा बन चुका था। थियो का ओपोनेंट कोई और नहीं, उसका अपना स्वॉर्ड्समैन ट्यूटर, वही इंसान जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, मास्टर रेंडान। थियो की आंखें डिसबिलीफ में फैल गईं जब रेंडन ने अपना मास्क उतारा और बिट्रेयर का चेहरा सामने आ गया। हर शब्द के साथ रेंडन थियो का मजाक उड़ाता है। वह स्नीर करते हुए उसे कहता है, टैलेंटलेस फूल, प्रेस्टीजियस रैग्नर नेम पर एक दाग। वह हंसते हुए कहता है कि उसने थियो को हर सुबह ट्रेनिंग करते देखा, सबसे ज्यादा मेहनत करते हुए, लेकिन कभी कहीं नहीं पहुंचते हुए। रेंडन क्रूअल लाफ्टर में बोलता है, थियो की सारी एफर्ट्स हमेशा इन वेन थी। थियो के अंदर एंगर उबलने लगता है। वह दांत भींच लेता है जब इंसल्ट्स रुकने का नाम नहीं लेते। अपनी बची खुची स्ट्रेंथ इकट्ठा करके थियो पलटकर अक्यूज करता है। इतने सालों तक उसे यूजलेस टेक्निक्स सिखाने के बाद अब बिट्रेयल। लेकिन थियो की बात पूरी भी नहीं होती। रेंडन की सोट चमकती है, स्विफ्ट, मर्सिलेस। एक क्लीन स्ट्राइक में थियो का आर्म सेवर हो जाता है। उसकी स्क्रीम हवा को चीर देती है। ब्लड बैटलफील्ड पर स्प्लैटर हो जाता है। वीक होकर थियो जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी स्ट्रेंथ तेजी से ड्रेन हो रही थी, लेकिन रेंडन अभी खत्म नहीं हुआ। वह थियो को बालों से पकड़कर उठाता है, उसे मजबूर करता है जलते हुए रोज कासल के रूइंस देखने के लिए। लुक एट व्हाट यू कॉज्ड, रेंडन स्नाल्स करता है। वह कहता है ये सारी डिस्ट्रक्शन, उसके फैमिली की डेथ, सब थियो के कंधों पर है। क्यों? क्योंकि वह एक टैलेंटलेस फेलियर है। और जैसे ये सब कम था, एक और नाइटमेयर उसका इंतजार कर रहा था। एक फिगर आगे बढ़ता है, घसीटते हुए एक लाइफलेस बॉडी। वो थियो की मदर थी। उसे उसके सामने फेंक दिया जाता है, आंखें खाली, शरीर ठंडा। रेंडन और भी ज्यादा नाइफ घुमाता है। वह कहता है कि उसकी माँ की डेथ भी थियो की ही गलती है। वही वजह है कि आज वह सिर्फ एक कॉर्प्स बन चुकी है। ग्रीफ से टूट चुका थियो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर भी अपनी बची खुची सारी स्ट्रेंथ इकट्ठा करके वह उसका एक आखिरी डेस्परेट अटेम्प्ट करता है। वह अपनी सोर्ड पकड़ता है और रेंडन की तरफ चार्ज करता है, दिमाग में सिर्फ रेज भरी हुई। लेकिन वह वहां तक पहुंच भी नहीं पाता। एक सोर्ड हवा को चीरती हुई आती है और सीधे थियो के गट को पियर्स कर देती है। उसका शरीर कई मीटर्स दूर जा गिरता है। जिसने सोर्ड फेंकी थी, एक और एनिमी। वह इरिटेटेड होकर कहता है, अब बस इसे खत्म कर दो। रेंडन हल्के से चकल करता है और अपने कंपेनियन से माफी मांगते हुए कहता है, माफ करना, मैं बस अपने डिसाइपल को थोड़ी देर के लिए मेमोरी लेन की सैर करा रहा। वह ग्रिन करता है। थियो जमीन पर पड़ा, ब्लीडिंग आउट हो रहा था। उसकी विजन ब्लर होने लगती है। दुनिया धीरे धीरे फेड होने लगती है। अपने फाइनल थॉट्स में वह अपनी पिटीफुल डेथ पर सोचता है। उसे अफसोस होता है कि उसके पास टैलेंट नहीं था अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का, अपनी मदर को बचाने का और रैग्नर नेम पर खरा उतरने का, जिसके लिए उसने फाइट किया। सब कुछ खत्म। डार्कनेस उसे पूरी तरह कंज्यूम कर लेती है। लेकिन ये अंत नहीं था। जैसे ही उसकी आंखों से लाइट जाती है, एक सिस्टम विंडो अचानक उसके सामने अपीयर होती है। एक कोल्ड, इमोशनलेस वॉइस अनाउंस करती है कि उसकी डेथ ने एक स्पेशल ट्रेट ट्रिगर कर दिया है। सिस्टम उसे बताता है कि उसे एक क्रिटिकल मोमेंट पर वापस भेजा जाएगा, एक रिग्रेशन पॉइंट, इस बार एक न्यू फाउंड पावर के साथ। और यहीं से थियो की कहानी सच में शुरू होती है। थियो अपनी आंखें खोलता है, कंफ्यूज्ड, डिसोरिएंटेड। सबसे पहली चीज जो वह देखता है, वही इंसान जिसे वह कभी दोबारा नहीं देखना चाहता था, रेंडन, उसका ट्रेचरस इंस्ट्रक्टर। वे दोनों सोर्ड ट्रेनिंग के बीच में खड़े थे, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। रेंडन हमेशा की तरह एक सख्त टीचर थियो पर चिल्लाता है, उसे डे ड्रीमिंग के लिए डांटते हुए।
लेकिन थियो जड़ हो चुका था, कंफ्यूज्ड। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या ये कोई फ्लैशबैक है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चेहरा जिसे वो दोबारा कभी नहीं देखना चाहता था, जिसने उसे धोखा दिया था, आज फिर उसके सामने खड़ा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब किसी क्रूअल कॉस्मिक जोक जैसा लग रहा था। अचानक थियो के सामने एक सिस्टम विंडो उभर आता है। उसे जरा भी समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। मैसेज साफ था, पंच रैंडन इन द फेस। एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट का हिस्सा। थियो को नहीं पता क्यों या कैसे ये सब हो रहा है, और इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि रैंडन इस सिस्टम विंडो को देख ही नहीं सकता था। डिसबिलीफ और इरिटेशन के मिले जुले एहसास के साथ थियो ने फैसला किया, सवाल नहीं पूछेगा। उसने अपना ट्रेनिंग स्टिक गिराया, मुट्ठी भींची और बिना किसी चेतावनी के रैंडन के स्मग चेहरे पर एक जबरदस्त पंच जड़ दिया। थियो हैरान रह गया। रैंडन ने मुश्किल से कोई रिएक्शन दिया, चेहरा बिल्कुल ब्लैंक, जैसे थियो का पंच कोई मजाक हो। अंदर ही अंदर थियो स्मर्क कर रहा था। ये तथाकथित फ्लैशबैक कुछ ज्यादा ही रियल लग रहा था, लेकिन उसका सेटिस्फैक्शन ज्यादा देर नहीं टिका। अब एंग्री होकर रैंडन ने पलटवार किया, एक विशियस स्ट्राइक जिसने थियो को जमीन पर दे मारा। दर्द उसकी हर नस में दौड़ गया। थियो झुंझलाया हुआ था। सीरियसली, क्या मुझे अपने फ्लैशबैक्स में भी पेन झेलना पड़ेगा? रैंडन ने एक लंबी साई ली। वो थियो के आउटबर्स्ट का मतलब ही नहीं समझ पाया। उसने मान लिया कि थियो बस आने वाली अवेकनिंग सेरेमोनी की वजह से फ्रस्ट्रेटेड है। वो बड़ा इवेंट जहां राग्नर क्लान के सदस्य अपनी ट्रू पावर अनलॉक करते हैं। रैंडन समझाता है कि वो जानता है थियो क्यों स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वो ऐसे स्टूडेंट को माफ नहीं करेगा जो अपने मास्टर पर हाथ उठाए। ये कहकर वो पलटता है और चला जाता है। थियो जमीन पर पड़ा रह जाता है। जैसे ही अवेकनिंग सेरेमोनी का जिक्र होता है, थियो की आंखें फैल जाती हैं। वो सेरेमोनी अब सब कुछ साफ होने लगा था। रैंडन के जाते ही बाकी क्लैन मेंबर्स हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाने लगे, ठहाके लगाने लगे। थियो धीरे धीरे सारी बातों को समझने लगा। जमीन उसके पैरों के नीचे बिल्कुल असली लग रही थी। चोट, जलता हुआ दर्द, सब कुछ असली था। यह कोई फ्लैशबैक नहीं था। उसे एहसास हुआ वह सच में समय में पीछे लौट आया है। वह फिर से 17 साल का हो चुका था। अपनी मौत से 10 साल पहले के एक पल को जी रहा था। उसी पल एक सिस्टम विंडो सामने उभरी। ट्यूटोरियल क्वेस्ट कंप्लीट होने पर उसे बधाई दी गई। रिवॉर्ड, रैग्नर्स टैलेंट एक्टिवेटेड। सिस्टम ने पूछा कि क्या वह इसे अभी प्राप्त करना चाहता है। बिना एक पल सोचे थियो ने यस दबा दिया। अचानक उसके सीने में आर्केन एनर्जी का तेज सैलाब फूट पड़ा। सिस्टम ने पुष्टि की कि उसके स्टैट्स अब एक हैरान कर देने वाली रफ्तार से बढ़ेंगे। जिंदगी में पहली बार थियो ने उम्मीद की एक हल्की सी किरण महसूस की। उधर रोज पैलेस में सीन बदलता है। वही गद्दार रैंडन थियो की माँ लेडी सेसिलिया रैग्नार के साथ चाय पी रहा था। वह थियो की प्रगति की रिपोर्ट दे रहा था, लेकिन शब्दों में जहर भरा हुआ था। रैंडन ताने मारते हुए कहता है कि थियो अब तक का सबसे टैलेंटलेस स्टूडेंट है जिसे उसने देखा है। फिर एक नकली मुस्कान के साथ वह जोड़ता है कि यही वजह है कि वह यहाँ है, अवेकनिंग सेरेमनी से पहले थियो को ठीक रास्ते पर लाने के लिए। अब उस समारोह में सिर्फ 5 महीने बचे थे। लेडी सेसिलिया अपनी हमेशा वाली शालीनता के साथ हल्के से मुस्कुराती हैं। वह रैंडन को सोने के सिक्कों से भरा एक भारी थैला देती हैं और कहती हैं कि थियो पर थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन दे। रैंडन तुरंत पैसे ले लेता है और उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन सेसिलिया की आवाज शांत और दृढ़ होती है। उसे कोई चिंता नहीं है, उसे अपने बेटे थियो पर पूरा भरोसा है। सीन फिर बदलता है। रैंडन किले के लंबे गलियारे में अकड़ते हुए चल रहा है। हाथ में झूलता हुआ सोने का भारी थैला। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान है, आसान पैसे से बेहद खुश। थियो को कुछ भी न सिखाने के बदले उसे मोटी रकम मिल रही थी। चलते चलते वह मन ही मन हंस रहा था। उसे लग रहा था कि माँ और बेटा दोनों ही पूरे बेवकूफ हैं, पर बिना उंगली उठाए राग्नर क्लान के सीधे वारिस को ट्रेन कर रहा था और ऊपर से अपने असली मालिक से इनाम भी पा रहा था, थियो के राजा लीक करने और उसकी तरकाकरी में जानबूझकर रुकावट डालने के लिए। इस गद्दार के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। बीट्रेयल कभी इतनी मीठी नहीं लगी थी। उसी वक्त थियो पूरी रफ्तार से गलियारे में दौड़ता हुआ उसके पास से निकल गया। रैंडन ने मुश्किल से उसे देखा, नाक भौं सिकोड़ते हुए बुदबुदाया, बेकार इडियट लूजर, और उसे दूर भागते हुए देखता रहा। लेकिन थियो यूं ही नहीं दौड़ रहा था। वह अपनी माँ से मिलने जा रहा था। आखिरकार जब वह उसके सामने पहुंचा तो हांफते हुए उसे पुकारा। माँ जैसे ही उसकी तरफ मुड़ी, थियो खुद को रोक नहीं पाया। बिना एक शब्द कहे उसने उसे कसकर गले लगा लिया और पहली बार फूट फूट कर रो पड़ा। उसी पल उसे सच में एहसास हुआ वह वाकई 10 साल पीछे अतीत में लौट आया है। उसके दिमाग में वह भयानक याद कौंध गई, रैंडन का उसे मजबूर करना अपनी माँ की बेजान लाश को देखने के लिए। लेकिन अब उसकी गर्माहट महसूस करते हुए, उसकी आवाज सुनते हुए थियो खुशी से भर गया। उसे जिंदा देखकर उसके अंदर एक नया
नया संकल्प जन्म लेता है। वह खुद से कसम खाता है, इस बार सब कुछ अलग होगा, इस बार वह भविष्य बदल देगा। उसके लिए रहस्यमय सिस्टम उसके साथ था और उसका रैग्नर टैलेंट जाग चुका था। उसे पूरा यकीन था कि वह इतना ताकतवर बनेगा कि थ्रोन के लिए होने वाली वॉर का सीधा सामना कर सके। और सबसे जरूरी बात, वह उस कचरे जैसे इंसान रेंडन से बदला लेकर रहेगा। जैसे ही उसके इरादे पक्के होते हैं, सिस्टम अगली ट्यूटोरियल क्वेस्ट जारी करता है, ट्रेन योर बॉडी टू द लिमिट। अभी तो बस भोर हुई थी, सूरज उगा भी नहीं था, लेकिन थियो पहले ही कड़ी मेहनत में जुट चुका था। रिवेंज के ख्यालों और अपनी माँ को बचाने की जलती हुई चाहत से प्रेरित होकर थियो खुद को पहले से कहीं ज्यादा जोर से धकेल रहा था। पिछली जिंदगी में वह इंटेलिजेंस एजेंसी ब्लैक डब्ल्यू का हिस्सा था, लेकिन कॉम्बैट स्किल्स की कमी की वजह से हमेशा बैकग्राउंड में ही अटका रहा। अब रैग्नार टैलेंट के साथ सब कुछ बदल चुका था। उसे वो अहम जानकारियां याद आने लगीं जो उसने कभी इकट्ठा की थीं। सीक्रेट एलिक्सर, छुपे हुए मैनुअल्स जिनके इस्तेमाल के बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। लेकिन एक चीज सबसे अलग चमक रही थी, ब्लडी स्वॉर्ड एम्परर एलिक्सर, एक ऐसा पोशन जो बॉडी की स्ट्रेंथ को डरावने स्तर तक बढ़ा देता है। सबसे ज्यादा उसे वो एक्सट्रीम ट्रेनिंग मेथड्स याद आए जिन्हें उसने कभी छोड़ दिया था, यह सोचकर कि उसमें इतना टैलेंट नहीं है कि वो उन्हें झेल सके। लेकिन अब उसे पूरा भरोसा था, अब वह अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता था। ट्रेनिंग हॉल के चक्कर लगाते हुए जब वह दौड़ता है तो उसे साफ महसूस होता है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, उसका बॉडी इस ब्रूटल ट्रेनिंग का जवाब दे रहा है और सामने सिस्टम विंडो था उसकी प्रोग्रेस दिखाने के लिए। दूसरे क्लैन मेंबर्स उसे हैरानी से देखते हैं, आपस में फुसफुसाते हुए, क्या थियो हमेशा से इतना फिट था? हर दिन उसकी सोड पहले से तेज चलती है, पहले से ज्यादा जोर से। हर गुजरते घंटे के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। कुछ दिन बाद थियो रात के सन्नाटे में भी ट्रेनिंग करता पाया जाता है। जब सब सो चुके होते हैं, वह अपने बॉडी को बेरहमी से पुश कर रहा था, लगभग बिना नींद के। तभी एंट्री होती है एवलिन की, ट्रेनिंग ग्राउंड्स की मैनेजर। वह जम्हाई लेते हुए उसे देखती है और सोचने लगती है, क्या ये सपोजिटली टैलेंटलेस फूल सच में उतना बेकार नहीं है जितना सब मानते हैं? वह खुद को इंट्रीग्ड महसूस करने से रोक नहीं पाती। उधर थियो कोलैप्स होने के कगार पर था, उसका बॉडी एग्जॉस्शन से चीख रहा था, लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन अडिग थी। उसकी नजरें एक ही चीज पर टिकी थीं, प्रोग्रेस बार। वह धीरे धीरे 100% की तरफ बढ़ रही थी। कल रात ही वो 90% तक पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही उसने रेस्ट किया वो गिरकर 89% हो गई। यही वजह थी कि वह खुद को लिमिट से भी आगे धकेल रहा था। अब कोई लिमिट्स नहीं थे, कोई रेस्ट नहीं, कोई स्लोइंग डाउन नहीं। अब वह 98% पर था और उसे पता था वह बस थोड़ा सा ही दूर है। जितनी भी ताकत उसके अंदर बची थी, सब झोंकते हुए उसने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। उसके मसल्स दर्द से जल रहे थे, सांस टूट टूट कर आ रही थी, लेकिन रुकना अब ऑप्शन ही नहीं था। और फिर आखिरकार उसने कर दिखाया। प्रोग्रेस बार 100% पर पहुंच गई। थियो पूरी तरह एग्जॉस्टेड था, खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल सिस्टम ने उसे बधाई दी। ट्यूटोरियल क्वेस्ट कंप्लीट। रिवॉर्ड, ड्रैगन हार्ट, एक रेयर और बेहद पावरफुल एबिलिटी जो उसकी स्ट्रेंथ को उसकी कल्पना से भी कहीं आगे बढ़ाने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि थियो अपने रिवॉर्ड के डिटेल्स पर ध्यान दे पाता, वह प्योर एग्जॉस्शन से बेहोश हो गया। आधी अधूरी चेतना में लेटा हुआ उसके ऊपर सिस्टम विंडो तैर रहा था। सवाल आया, क्या वह रिवॉर्ड अभी रिसीव करना चाहता है? कांपते हुए हाथ से थियो ने किसी तरह यस दबा दिया। अगले ही पल एक तेज ब्रिलियंट ब्लू लाइट ने उसे घेर लिया। पूरा ट्रेनिंग हॉल उस रोशनी से भर गया। पास खड़ी एवलिन यह सब देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों के सामने थियो का बॉडी एक मिरेक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था। कुछ देर बाद थियो एक शांत कमरे में होश में आया। उसने आंखें खोलीं और आसपास देखा। उसके बगल में एवलिन खड़ी थी। वह उसे आश्वस्त करती है कि वह ट्रेनिंग ग्राउंड के ब्रेक रूम में है और उसे याद दिलाती है कि खुद को इतना ज्यादा पुश करने की कोई जरूरत नहीं थी। थियो उसे तुरंत पहचान लेता है। यह बात एवलिन को चौंका देती है। वह औपचारिक रूप से अपना परिचय देती है, एवलिन नेविल, 4th ट्रेनिंग ग्राउंड की मैनेजर। वह बताती है कि आज सुबह जब वह अकेले ट्रेनिंग कर रहा था तो उसने कॉन्शियसनेस खो दी थी, इसीलिए वह उसे यहाँ आराम करने के लिए ले आई। थियो उसका धन्यवाद करता है। एवलिन उसे पानी देती है। जैसे ही वह पानी पीता है, उसकी आवाज का टोन थोड़ा गंभीर हो जाता है। वह उसे रैग्नर क्लान के एक बेहद अहम रूल की याद दिलाती है। ऑफिशियल अवेकनिंग सेरेमोनी से पहले अपना माना हॉल खोलना सख्त मना है। एवलिन की आवाज थोड़ी सख्त हो जाती है जब वह उसे रैग्नर क्लैन के एक बेहद अहम रूल की याद दिलाती है। ऑफिशियल अवेकनिंग सेरेमोनी से
पहले अपना माना हॉल खोलना सख्त मना है। थियो चौंक कर पलकें झपकाता है। वह सिर हिलाते हुए कहता है कि उसे यह रूल पता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वह यह बात अभी क्यों उठा रही है। तभी एवलिन का एक्सप्रेशन कड़ा हो जाता है। नजरें तीखी करते हुए वह सीधे सवाल दाग देती है, तो फिर तुमने इसे तोड़ा क्यों? अचानक घिरा हुआ महसूस करते हुए थियो हकलाने लगता है। वह पूछता है कि वह उससे ऐसे सवाल क्यों कर रही है। एवलिन आंखें सिकोड़ते हुए बताती है कि ठीक उससे पहले जब वह बेहोश हुआ था, उसने एक बेहद शक्तिशाली माना वेव महसूस की थी। एक ऐसी वेव जो बिल्कुल उसी पैटर्न से मेल खाती है। जब कोई माना हॉल खुलता है, वह जोर देकर पूछती है, क्या उसने बिना अनुमति अपना माना हॉल खोल दिया था? शुरू में थियो पूरी तरह क्लूलेस रहता है, लेकिन फिर उसे याद आ जाता है बेहोश होने से ठीक पहले का वो पल, सिस्टम से मिला हुआ रिवॉर्ड, ट्यूटोरियल क्वेस्ट पूरा करने पर उसे मिला था, ड्रैगन हार्ट, और साथ में 10 पास्ट लाइव्स की मैजिक पावर। थियो के पास शब्द नहीं बचते। ड्रैगन हार्ट कोई आम चीज नहीं होती असल में। यह बेहद स्पेशल होता है क्योंकि ड्रैगन हार्ट की वजह से माना हॉल, जो एक वॉरियर की पावर का कोर होता है, सीधे दिल के अंदर रखा जा सकता है। आमतौर पर इंसान अपना माना हॉल लोअर एब्डोमेन में बनाते हैं क्योंकि ह्यूमन हार्ट इतनी रॉ एनर्जी सहन नहीं कर पाता, लेकिन ड्रैगन हार्ट के साथ माना हॉल कहीं ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है और यूजर को ओवरवेलमिंग पावर देता है। रैग्नर क्लान में हर वॉरियर का सपना होता है ड्रैगन हार्ट हासिल करना, क्योंकि यह इमेंस स्ट्रेंथ तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है। लेकिन आज तक कोई भी इंसान अपने दिल की नेचुरल लिमिटेशन को पार करके इसे यूज नहीं कर पाया था अब तक। और तभी थियो को एहसास होता है इमेंस स्ट्रेंथ तक पहुंचने का सबसे फास्टेस्ट वे यही था, लेकिन आज तक कोई भी इंसान अपने दिल की नेचुरल लिमिटेशंस को पार करके इसे यूज नहीं कर पाया था अब तक। थियो को अब अपनी सिचुएशन की ग्रेविटी समझ में आने लगती है। हाँ, उसे एक इनक्रेडिबल रिवॉर्ड मिला था, लेकिन उसी के साथ वह एक बेहद डेंजरस पोजीशन में भी आ गया था, खासतौर पर इसलिए क्योंकि उसके सामने खड़ी थी एवलिन नेविल, एक हाई रैंकिंग सोर्ड्सवुमन जो कभी इलीट व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी की कमांडर रह चुकी थी। उसकी स्किल इतनी खौफनाक थी कि यहाँ तक कि एक डीमन ड्रैगन भी उसका सम्मान करता था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ से भी ज्यादा डरावनी थी उसकी पर्सनैलिटी। एवलिन अपने अनयील्डिंग प्रिंसिपल्स के लिए जानी जाती थी। वह उस तरह की इंसान थी जो डिसऑनेस्टी और कावर्डिस को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती। थियोसिस यह बात बहुत अच्छी तरह जानता था। सालों पहले वह कुछ समय के लिए उसकी डायरेक्ट मास्टर रही थी, लेकिन जब उसे थियो में काबिलियत की कमी नजर आई तो उसने खुद ही वह रोल छोड़ दिया था। थियो जानता था अगर एवलिन को यह सीक्रेट पता चल गया कि उसने ड्रैगन हार्ट पाया है और अपना माना हॉल खोल चुका है, तो उसकी गर्दन धड़ से अलग हो सकती है। लेकिन पैनिक करने के बजाय थियो मुस्कुराता है। उसके दिमाग में पहले से एक प्लान था। जब तक वह पकड़ा नहीं जाता, वह सेफ है। एक हल्की सी स्मर्क के साथ वह एवलिन के आरोपों पर एक सैसी कमबैक करता है। वह सवाल करता है, बिना किसी ठोस प्रूफ के वह उस पर माना हॉल खोलने का इल्जाम कैसे लगा सकती है? क्या तुम सच में सिर्फ अपने गट फीलिंग के भरोसे मुझे एग्जीक्यूट कर दोगी? वह एवलिन को चैलेंज करता है। एवलिन एक पल के लिए चुप हो जाती है, उसके कॉन्फिडेंस से थोड़ी स्टन्ड। लेकिन थियो यहीं नहीं रुकता। वह आगे दबाव बनाता है। वह उसे याद दिलाता है कि वह अब भी रग्नार क्लान का एक एयर है। अगर यह बात बाहर फैल गई कि उसने क्लैन रूल्स तोड़ने के झूठे इल्जाम में एक एयर को एक्यूज किया, तो इसे रैग्नर नेम को डिफाइल करना माना जाएगा। तुम जानती हो ना, एक एयर को ह्यूमिलिएट करने की सजा क्या होती है? वह मेनेस से भरी आवाज में जोड़ता है। एवलिन बिना हिले डुले पूरी तरह अनफेज्ड होकर जवाब देती है, एग्जीक्यूशन। थियो सिर हिलाता है, संतुष्ट कि वह समझ गई है। फिर वह उसे चेतावनी देता है कि अगली बार बोलने से पहले केयरफुली थिंक करे। एवलिन एक पल के लिए टेकन अबैक हो जाती है। क्या यह सच में वही टिमिड लड़का है जिसे मैं जानती थी? वह अपने मन में सोचती है। उसमें कुछ तो जरूर बदल गया है, और यह सिर्फ उसका एटीट्यूड नहीं है। उसे पूरा यकीन है उसने वह माना वेव महसूस की थी। उसे पक्का विश्वास है कि थियो ने अपना माना हॉल खोल दिया है। थियो की धमकी भरी बातों के बावजूद एवलिन और गहराई से जांच करने का फैसला करती है। भले ही वह एक रग्नार हो, रूल्स तो रूल्स हैं। अगर उसने उन्हें तोड़ा है तो वह उसे बचने नहीं देगी। लेकिन जैसे जैसे वह प्रोब करती है, कुछ अजीब होता है। एक थरो एग्जामिनेशन के बाद उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। थियो के शरीर में कोई माना हॉल है ही नहीं। सच उसकी आंखों के सामने आ गिरता है। वह गलत थी। उधर थियो अंदर ही अंदर स्मग महसूस करते हुए बाहें मोड़ लेता है और एक आईब्राउ उठा देता है।
अब वह कॉन्फिडेंस से टपकती आवाज में पूछता है। रूल्स और अपने ऑनर से बंधी हुई एवलिन बिना किसी हिचक के थियो के पैरों में घुटने टेक देती है। वह सिर झुकाती जाती है और उससे अपनी एग्जीक्यूशन की मांग करती है, अपने गुनाहों की कीमत अपनी जान से चुकाने को तैयार। उसके शब्दों का बोझ हवा में लटक जाता है जब वह थियो के जजमेंट का इंतजार करती है, लेकिन थियो उसकी जान नहीं लेता। यहाँ एक सच है जो सिर्फ ऑडियंस सुन सकती है, ड्रैगन हार्ट की असली नेचर सामान्य माना हॉल्स से अलग। ड्रैगन हार्ट कहीं ज्यादा पावरफुल और यूनिक होता है। यह अपने यूजर को अपनी माना को कंट्रोल करने और पूरी तरह हाइड करने की एबिलिटी देता है। और क्योंकि इंसानों के ड्रैगन हार्ट रखने का सच कई सालों तक सामने नहीं आने वाला, थियो को पूरा भरोसा है कि कोई उस पर इसका इल्जाम नहीं लगा सकता। जिस एग्जीक्यूशन की एवलिन को उम्मीद थी, उसकी जगह थियो उसके कंधे पर सुकून देने वाला हाथ रख देता है। शांत आवाज में वह कहता है कि इतनी ड्रास्टिक एक्शंस की कोई जरूरत नहीं। जाते जाते वह उसकी राइचसनेस की तारीफ करता है, उसके प्रिंसिपल्स को एक्नॉलेज करते हुए। बहुत कम लोग होंगे जो एक एयर से सच मांगने के लिए अपनी जान जोखिम में डालें, लेकिन हकीकत यह है कि एवलिन को जिंदा छोड़ने के पीछे थियो के अपने रीजंस हैं। वह जानता है कि एवलिन इस दौर की सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स में से एक है और उसे जिंदा रखना लॉन्ग रन में उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। फिर वह कैजुअली उसे समझाता है कि अवेकनिंग सेरेमोनी से पहले माना हॉल खोलने पर जो रिस्ट्रिक्शन है वह दरअसल माना ओवरफ्लो रोकने के लिए होती है। थियो को यह काफी अम्यूजिंग लगता है कि वह उसे लेकर इतनी कंसर्न्ड है, एक ऐसा लड़का जिसे वह राग्नर क्लान का सिर्फ एक बास्टर्ड समझती है, फिर भी वह उसके प्रिंसिपल्स की कद्र करता है। इतना कहकर थियो वहां से चला जाता है और एवलिन स्टन्ड साइलेंस में वहीं बैठी रह जाती है। थियो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है, खुद को दुनिया के टॉप पर महसूस करते हुए। अब उसके पास सिर्फ ड्रैगन हार्ट ही नहीं है, बल्कि अपनी प्रीवियस लाइफ से 10 साल की मैजिक पावर भी है। इन न्यू फाउंड एबिलिटीज के साथ उसका फ्यूचर पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट दिखता है। कुछ दिन बाद हम थियो को फिर से ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, उसी अनबेरेबल इंस्ट्रक्टर के साथ। रेंडन, यह बास्टर्ड लगातार उस पर चिल्लाता रहता है। उसके सोर्ड स्विंग्स सुधारने के नाम पर थियो साथ देता है, कमजोर बनने का नाटक करता है। हालांकि रेंडान की लगातार इंसल्ट्स अब सहना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन थियो की शार्प नजर कुछ और ही पकड़ लेती है। रेंडन सिर्फ इनकॉम्पिटेंट नहीं है, वह जानबूझकर थियो को अजीब और इनइफेक्टिव सोर्ड टेक्निक्स सिखा रहा है। अब थियो को साफ समझ आने लगता है, रेंडन किसी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। पीसेस एक एक करके फिट होने लगते हैं। कोई है जो ऊपर बैठकर सारी स्ट्रिंग्स खींच रहा है। थियो को अपनी प्रीवियस लाइफ की डेथ का वो पल याद आता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है, फाइनल ब्लो देने वाला ही असल मास्टरमाइंड था। एक स्लाई ग्रिन के साथ थियो फैसला करता है, अब एक्शन लेने का समय आ गया है। उसे रेंडन को प्रोवोक करना होगा, या तो उसे क्विट करने पर मजबूर करने के लिए, या फिर असली मास्टरमाइंड को सामने लाने के लिए। रेंडन की नैगिंग अब अपने पीक पर पहुंच जाती है और तभी थियो अपने हाथ में पकड़ी ट्रेनिंग स्टिक को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। वह रेंडन की तरफ मुड़ता है और आखिरकार थियो अपना दिल खोलकर बोल देता है। सीधे सीधे कह देता है कि रेंडन की सारी लेसन्स पूरी तरह अटर गार्बेज हैं। रेंडन के चेहरे का भाव देखने लायक होता है, लेकिन थियो यही नहीं रुकता। वह रेंडन का मजाक उड़ाते हुए पूछता है, इतनी ट्रैश स्किल्स के साथ तुम मिड रैंक सोर्ड्समैन कैसे बन गए? वह और आगे बढ़ता है, तंज कसते हुए कहता है कि रेंडन शायद लो लेवल डिमोनिक बीस्ट्स के सामने भी टिक नहीं पाएगा। रेंडन पूरी तरह बेट ले लेता है, गुस्से से उबल उठता है, लेकिन थियो पीछे नहीं हटता। वह एक कदम आगे बढ़ता है, सीधे रेंडन की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारी सोर्ड्समैनशिप दया के लायक भी नहीं है। जल्द ही साफ बात ये हो जाता है कि थियो का असली मकसद क्या है। वह रेंडन को एज तक धकेलना चाहता है ताकि वह अपनी पोजीशन छोड़ दे, और अगर रेंडन अपने उस मिस्टीरियस बेनिफैक्टर के पास भागता है तो थियो को आखिरकार पता चल जाएगा पर्दे के पीछे स्ट्रिंग्स कौन खींच रहा है। सीन शिफ्ट होता है चामिया पैलेस की तरफ। एक आदमी एक्साइटेड ग्रिन के साथ एक पब में घुसता है। वह जोर से एक्सी नाम के किसी शख्स को पुकारता है, सबके सामने ऐलान करता है कि रैग्नर का बास्टर्ड थियो अगले हफ्ते अपने मास्टर से ड्यूल करने वाला है। वह आदमी जोश में आकर शेखी बघारने लगता है, कैसे थियो अपनी लैक ऑफ टैलेंट का दोष अपने इंस्ट्रक्टर पर डाल रहा है और कैसे वह पक्का मानता है कि ड्यूल के बाद थियो हमेशा के लिए परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाएगा। लेकिन पब के एक कोने में चुपचाप बैठा एक्सियन उस एक्साइटमेंट को शेयर नहीं करता। उसकी खामोशी भारी होती है और बिना किसी वार्निंग के उसके हाथ का ग्लास सीधे उस शोर मचाने वाले के चेहरे पर टूटता है। एक ही बार में वह आदमी बेहोश होकर गिर पड़ता है। एक्सियन साफ तौर पर अनॉयड है। वह ठंडे लहजे में कहता है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि थियो जैसा बास्टर्ड आधा डिसेबल्ड होता है या नहीं, आखिर क्यों पड़े, वह तो बस एक और रैग्नर ही है।
खास तौर पर नॉर्थ के 4 हाउंड्स में से एक, जिसे सब डार्क टाइगर एक्सियन रैग्नार के नाम से जानते हैं, उसके पास खड़ा है रेमिंगटन। 4 हाउंड्स में से दूसरा, जिसे कहा जाता है सिल्वर लायन। उसी पल एक और आदमी पब में दाखिल होता है। ट्रेवन, जिसे 9 ड्रैगन स्काई ड्रैगन एड के नाम से भी जाना जाता है, काफी परेशान नजर आता है। वह बाकियों को चेतावनी देता है, अगर उन्होंने जरा भी गार्ड डाउन किया तो हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन एक्सियन अब भी इरिटेटेड है। वह ठंडे लहजे में ट्रेवन की बात टाल देता है। यह सब सिर्फ टैलेंट वाले लोगों पर लागू होता है। वह कहता है थियो की चिंता करने की जरूरत नहीं, वह बस एक मडल हेडेड नोबडी है। एड, जो हमेशा कॉशियस रहता है, इशारा करता है कि राग्नर क्लैन के मामले में जरा सी पॉसिबिलिटी भी कुछ अनप्रेसिडेंटेड कर सकती है। एक्सियन इस बात को भी डिसमिस कर देता है। उसके मुताबिक थियो का रेंडन से उलझना असल में अच्छी बात है। उसका इंस्ट्रक्टर उस सो कॉल्ड बास्टर्ड को आसानी से संभाल लेगा। लेकिन एक हफ्ते बाद हालात किसी की उम्मीद से कहीं ज्यादा बिगड़ जाते हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड 4 पर हवा में जबरदस्त टेंशन है। यह सिर्फ आम क्लैन मेंबर्स नहीं हैं, पूरे रीजन के बिग शॉट्स इस अनएक्सपेक्टेड ड्यूएल को देखने के लिए जमा हो चुके हैं। अरीना के बीचों बीच थियो खड़ा है। सैकड़ों स्पेक्टेटर्स की तीखी नजरों के नीचे वह साफ तौर पर नर्वस है। वह खुद को कोसता है, याद करता है कि वह तो बस अपमान के बाद रेंडन को फायर करवाना चाहता था, लेकिन चीजें बहुत तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। फिर भी वह ज्यादा वरीड नहीं है। यह सब कभी न कभी होना ही था और रेंडन से बदला लेने की आग उसके अंदर भड़क चुकी है। उसी पल सिस्टम नोटिफिकेशन आती है। नेक्स्ट टास्क, 3rd ट्यूटोरियल क्वेस्ट, फाइट रेंडन एंड विन। थियो गहरी सांस लेता है। उसके दिमाग में फ्लैश होता है कि यह ड्यूअल आखिर शुरू कैसे हुआ। सीन कट होकर उस पल पर जाता है जब थियो ने रेंडन का सामना किया था, उसकी पैथेटिक स्वॉर्ड्समैनशिप को ललकारते हुए। तुम्हारा काम खत्म, थियो ने ब्लंटली कहा था। गेट लॉस्ट। रेंडन घबराकर विरोध करता है। उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन थियो पलटकर कहता है कि चूंकि उसे फायर किया जा चुका है तो अब उसके पास यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। थियो खुद ही उस एम्प्लॉई को फायर कर चुका था। अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। थियो का मन कर रहा था कि वहीं पर रेंडन को पंच मार दे, लेकिन उसके दिमाग में अब भी डाउट था, क्या वह सच में इस आदमी को हरा पाएगा। रेंडन के लिए यह पूरी सिचुएशन एक डिजास्टर थी। वह फायर्ड होने का रिस्क नहीं ले सकता था। उसकी असली मिशन अभी पूरी नहीं हुई थी। वह थियो के और करीब आया, उसे मनाने की कोशिश करने लगा। उसी पल थियो की आंखों के सामने एक सिस्टम विंडो फ्लैश हुई। फाइट एंड विन अगेंस्ट रेंडन। थियो पूरी तरह ऑफ गार्ड हो गया। वह रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि एवलिन नेविल बीच में आ गई। उसने सुझाव दिया, इस मामले को रैग्नर वे में सुलझाया जाए, एक सोर्ड मैच जहां स्ट्रेंथ ही फैसला करे। एक ड्यूएल का मतलब था कोई ट्रिब्यूनल नहीं, कोई बहस नहीं, जो जीतेगा उसकी मर्जी चलेगी। मौका भांपते ही रेंडन ने तुरंत ड्यूएल के लिए हाँ कर दी। वह इसे अपने टर्म्स पर खत्म करना चाहता था। थियो अब भी अनश्योर था। वह रेंडन से रियल फाइट के लिए तैयार नहीं था, लेकिन प्रेशर बढ़ता जा रहा था और एवलिन लगातार जोर दे रही थी कि यही सबसे सही रास्ता है। थियो के पास अब अग्री करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची। अब अरीना में रेंडन के सामने खड़ा थियो क्राउड की विस्पर्स साफ सुन सकता था। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, स्मर्क करते हुए गॉसिप कर रहे थे। रैग्नर क्लैन का यह बास्टर्ड कितना पैथेटिक है। उन्हें पूरा यकीन था कि थियो को सोर्ड चलानी भी ठीक से नहीं आती। उनकी नजर में वह अरीना से क्रिपल्ड होकर ही निकलेगा। उनके लिए यह इम्पॉसिबल था कि एक अप्रेंटिस सोर्ड्समैन थियो जैसा मिड रैंक्ड फाइटर रेंडन को हरा सके। एरोगेंस से भरा रेंडन थियो से कहता है, अभी माफी मांग ले तो मैं प्रिटेंड कर लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। अपनी प्राइड के लिए जान बर्बाद करने की जरूरत नहीं, वह स्नीर करता है। लेकिन थियो हमेशा की तरह सैस के साथ तुरंत पलटकर जवाब देता है, मे बी यू शुड अपोलोजाइज। रेंडन वह कॉन्फिडेंस से भरी आवाज में कहता है, अगर वन आर्म्ड सोर्ड्समैन बनना नहीं चाहते तो बेहतर होगा चुपचाप मान लो कि तुम्हें फायर कर दिया गया है। रेंडन बस ग्रिन करता है। उसके दिमाग में ड्यूएल का एंडिंग पहले ही क्लियर हो चुका था। यह उसके लिए परफेक्ट मौका था, एक ऑफिशियल मैच के नाम पर थियो को एक्सीडेंटली मार देने का। फाइट शुरू होते ही वह मॉकिंगली थियो को फर्स्ट स्ट्राइक लेने के लिए इनवाइट करता है। एक डिटरमिन्ड शाउट के साथ थियो आगे बढ़ता है। सॉर्ड ऊपर उठी हुई, क्राउड स्टन्ड रह जाता है। वे देखते हैं कि थियो बिल्कुल रेकलेस तरीके से अपने ओपोनेंट की तरफ रश कर रहा है। ना कोई प्रॉपर फॉर्म, ना टेक्निक। लोग आपस में मरमर करने लगते हैं। सबको यकीन था कि यह फाइट कुछ ही मोमेंट्स में खत्म हो जाएगी। रेंडन स्मर्क करता है, आसानी से थियो का अटैक ब्लॉक करता है और जवाब में स्वॉर्ड स्ट्राइक्स की सीरीज बरसा देता है। लेकिन उसकी सरप्राइज तब होती है जब थियो समहाउ खुद को डिफेंड कर लेता है। भले ही क्लमजी तरीके से बैटल चलती रहती है, रेंडन लगातार स्विंग करता है। हर स्ट्राइक के साथ थियो को पीछे धकेलता हुआ उसके दिमाग में एक ही सोच है, यह आउटकम तय है। थियो अब भी सिर्फ एक अप्रेंटिस है, मुश्किल से सोर्ड्समैन कहे जाने लायक। रेंडन का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है जब वह थियो को कॉर्नर कर लेता है।
उसकी स्वॉर्ड स्ट्राइक्स और भी हैवी और भी फास्ट हो जाती हैं। क्राउड ब्रेथ रोक कर देख रहा है। रेंडन सोचता है, ठीक है, थियो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन थ्रेट बनने के लिए यह काफी नहीं। अगर थियो 4 हाउंड्स ऑफ द नॉर्थ के लेवल पर होता तो शायद कहानी अलग होती, लेकिन रेंडन के लिए यह इम्पॉसिबल है कि रागनार क्लान का यह इम्बेसिल उसे हरा सके। सीन शिफ्ट होती है कुछ दिन पहले। थियो पूरी तरह बिविल्डर्ड एवलिन की तरफ मुड़कर पूछता है, तुम क्या सोच रही थी जब तुमने वो मैच सजेस्ट किया? एवलिन हमेशा काम सिर्फ इतना कहती है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। वह समझाती है, अगर थियो सच में रेंडन से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा। सिर्फ फायर करना काफी नहीं। उसका मानना है कि रेंडन के पीछे कोई पावरफुल बैकिंग है। थियो क्यूरियस होकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता? एवलिन रिवील करती है, यह ऑब्वियस था। डेन उसे एक बिजार इनएफिशिएंट स्वॉर्ड स्टाइल सिखा रहा था। उसने किसी को सीक्रेटली उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी लगाया था। थियो ऑफ गार्ड हो जाता है। पास्ट लाइफ में एवलिन ने कभी रेंडन को एक्सपोज नहीं किया था, लेकिन अब सिर्फ माना हॉल इंसिडेंट की वजह से वह मिस्ट्री में गहराई से उतर गई है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि रेंडन की सारी एक्शंस चमेलिया पैलेस से ट्रेस होती हैं। यह थियो के लिए पूरी तरह शॉकिंग नहीं था, लेकिन इरिटेटिंग जरूर था। उसे एहसास होता है कि यह सारा केओस भी वॉर फॉर द थ्रोन का ही हिस्सा है। अपनी अनोयंस को साइड में रखते हुए थियो रिमार्क करता है, ऑनेस्टली आई एम सरप्राइज्ड यू। वह मान लेता है कि उसने इतनी बात समझ ली है। थियो स्वीकार करता है कि अपनी करंट स्किल्स के साथ उसे अब भी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि वह रेंडन को हरा पाएगा, लेकिन एवलिन हल्की सी स्मर्क देती है और उसे रियश्योर करती है, यू कैन बीट हिम, स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ। उसकी आवाज में जरा भी डाउट नहीं था। प्रेजेंट में लौटते हैं। द ड्यूल पूरे जोर पर है। रेंडन लगातार रिलेंटलेस एक के बाद एक ब्लो करता है, लेकिन थियो हर बार को आसानी से ब्लॉक और काउंटर कर रहा है, जैसे यह सब उसके लिए कुछ भी नहीं हो। टेबल्स हैव कंप्लीटली टर्न्ड। जो रेंडन खुद को पूरी तरह डोमिनेंट समझ रहा था, अब वही स्ट्रगल कर रहा है। फाइट जारी रहती है और रेंडन के दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, यह क्या हो रहा है? यह वही थियो रागनर नहीं है जिसे वह जानता था। कुछ तो ड्रास्टिक बदल चुका है। क्राउड भी यह महसूस करने लगता है। स्पेक्टेटर्स के बीच विस्पर्स रिपल होने लगती हैं। सब थियो की अनएक्सपेक्टेड प्रोवेस देखकर स्टन्ड हैं। साइड में रेमिंगटन अपनी हुड के नीचे से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। वहीं एवलिन गर्व भरी नजरों से इस स्पेक्टिकल का मजा ले रही है। फ्लैशबैक आता है ड्यूल से 1 हफ्ता पहले का। रिवील होता है कि थियो को पर्सनली ट्रेन करने वाली और कोई नहीं, एवलिन खुद थी। उसने रूल्स बेंड किए। टेक्निकली यह फॉरबिडन था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। रेंडन वैसे भी टीचर कहलाने के लायक नहीं था। यह सुनकर थियो के होंठों पर एक स्मर्क आ जाती है। उसके अंदर एक्साइटमेंट और सेटिस्फैक्शन की एक वेव दौड़ जाती है। एवलिन का उसके डेट में होना वाकई वर्थ इट साबित हो रहा था, लेकिन एक बात अब भी उसके दिमाग में खटकती है, वह उसके लिए इतना दूर तक क्यों जा रही है? थियो सीधे उससे पूछता है, क्या यह सब माना हॉल इंसिडेंट की वजह से है? एवलिन मानती है कि उसका भी एक रोल था, लेकिन बस वही वजह नहीं। वह कहती है एक और रीजन है। फिर वह बताती है कि कोई है जो थियो में इंटरेस्ट ले सकता है, कोई ऐसा जो ऑब्सेस्ड है। टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को कलेक्ट करने वाली बात थियो नोट कर लेता है और उसे अपने दिमाग में फ्यूचर के लिए फाइल कर देता है। प्रेजेंट में वापस आते हैं। बैटल और भी इंटेंस हो जाती है। रेंडन अब डेस्परेट हो चुका है। उसके मन में सवाल उठने लगता है, क्या थियो शुरू से ही अपनी कमजोरी फेक कर रहा था? क्या वह जानबूझकर फूल बनकर सबकी एक्सपेक्टेशंस लो कर रहा था? फाइट के बीच अचानक थियो सवाल दाग देता है, हु इज बैकिंग यू? रेंडन फ्रीज हो जाता है। उसका चेहरा कंफ्यूजन और एंगर से मरोड़ खा जाता है। तू क्या बकवास कर रहा है? वह झुंझलाकर चिल्लाता है, लेकिन थियो रुकता नहीं। कैजुअली याद दिलाता है कि उसे सब पता है, कैसे रेंडन ने जानबूझकर उसे यूजलेस स्वॉर्ड टेक्निक्स सिखाई। फिर थियो ब्लंट हो जाता है। सीधा सवाल, क्या तुम कमीलिया पैलेस के साथ काम कर रहे हो? जो साइलेंस उसके बाद फैलती है वही थियो की सस्पिशंस को कंफर्म कर देती है। ओल्ड मैन के चेहरे पर सच साफ लिखा होता है। मौका देखते ही थियो स्वॉर्ड घुमाता है। एक ही फ्लैश में वह रेंडन का हाथ काट देता है। सेवर्ड हैंड हवा में उड़ता है। क्राउड हक्का बक्का रह जाता है। रेंडन दर्द से चीख उठता है। अपनी कटी हुई कलाई को पकड़कर वह लड़खड़ाता है, गालियां बड़बड़ाता है और अरीना में खून बिखर जाता है। कॉन्फिडेंस की लहर के साथ थियो आगे बढ़ता है। अपने हारे हुए दुश्मन के सामने खड़ा होकर उसे याद आते हैं पिछली जिंदगी के वो जहरीले शब्द कि थियो एक वीक टैलेंटलेस फूल है, कि सब कुछ उसी की गलती है। अब थियो वही शब्द मेनेसिंग आवाज में रेंडन के मुंह पर फेंक देता है, तुम यहाँ सबसे कमजोर हो। वह गुर्राता है, याद दिलाते हुए कि रागनर क्लान में रूल ऑफ द स्ट्रॉन्ग चलता है। तुझ जैसा वीक इंसान यहाँ आने के लायक ही नहीं था। और फिर एक आखिरी पावरफुल स्ट्राइक के साथ थियो की स्वॉर्ड नीचे गिरती है
है और एक ही वार में रैंडन का हेड उसके शरीर से साफ अलग हो जाता है। क्राउड सदमे में देखता रह जाता है जब रैंडन का कटा हुआ सिर जमीन पर लुढ़कता है और उसके नीचे ब्लड फैलने लगता है। अरीना में अचानक एक अजीब सी साइलेंस छा जाती है। हर कोई समझने की कोशिश कर रहा है अभी अभी हुआ क्या, और फिर जैसा कि एक्सपेक्टेड था एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। थियो को ट्यूटोरियल क्वेस्ट 3 सक्सेसफुली कंप्लीट करने पर कंग्रेचुलेट किया जाता है। सिर्फ फाइट जीतना ही नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव से भी आगे निकल जाने पर उसे बोनस रिवॉर्ड भी मिलता है। सिस्टम पूछता है क्या तुम रिवॉर्ड अभी लेना चाहते हो? थियो बिना एक पल सोचे सीधा यस दबा देता है। उधर क्राउड, हाँ, वो पूरी तरह से लूज कर चुका है। एक टोटल अप्रेंटिस सोर्ड्समैन का ऐसे किसी मिड टियर सोर्ड्समैन को आसानी से काट देना, ये दिमाग हिला देने वाला सीन था। और हमारा लड़का जिसे तुम चीयर कर रहे हो वो बिल्कुल अंडरवेल्म्ड खड़ा है। उसके मन में बस एक ही ख्याल, ये बूढ़ा बास्टर्ड यही वो आदमी था जिससे मैं पिछली जिंदगी में कांपता था। उसे खुद पर शर्म आती है। लगता है कि उसे इस आदमी से डरना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हाँ, इस बार लाइफ अलग है। तभी सिस्टम एक और बॉम्ब शेल गिराता है। अनाउंस होता है कि ऑब्जर्वेशन नाम की एबिलिटी एक्टिवेट हो चुकी है और आइसिंग ऑन द केक उसे 1 ईयर की मैजिक पावर भी मिल जाती है। और यहीं से चीजें क्रेजी से एब्सोल्यूट केओस में बदल जाती हैं। बूम! अचानक आसमान से एक आदमी मीटियर की तरह जमीन पर आकर टकराता है। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त कि पूरा इलाका हिल जाता है। थियो कुछ समझ भी पाता उससे पहले ही वो आदमी उसका नाम चिल्ला रहा होता है। थियो! चेहरे पर एक पागल सी ग्रिन, और फिर रिवील होता है वो कोई और नहीं, जूलियस रैग्नर, डीमन ड्रैगन और व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी का कमांडर। हाँ, वही जूलियस रैग्नर। थियो पूरी तरह स्टन्ड है, एकदम फ्रोजन। उसे यकीन ही नहीं हो रहा ये आदमी कब से उसे ऑब्जर्व कर रहा था। उधर क्राउड पूरी तरह पागल हो चुका है। हर कोई यही सोच रहा है कि जूलियस जैसे रैंक वाला इंसान यहाँ आखिर कर क्या रहा है। लोग आपस में फुसफुसा रहे हैं, क्या यही वो गाय है जिसका जिक्र एवलिन ने किया था? वही जो टैलेंट कलेक्ट करने का दीवाना है। और एवलिन, ओह मैन, वो पूरी तरह टूट चुकी है। कमांडर की लैंडिंग ने जमीन तक तोड़ दी है और वो वहीं खड़ी है जैसे सोच रही हो, मेरी लाइफ में अभी अभी क्या हुआ। दूसरी तरफ जूलियस बिल्कुल एक बीस्ट लग रहा है। सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही थियो को पसीना छुड़ा देने के लिए काफी है। थियो समझ ही नहीं पा रहा कि अब क्या करे, लेकिन ट्विस्ट यही है, उसकी सारी चिंता बेकार निकलती है। जूलियस जोर से हंस पड़ता है और थियो की पीठ थपथपाता है जैसे कोई प्राउड बड़ा भाई हो। वो सच में हैरान है कि थियो के अंदर कितना टैलेंट छुपा हुआ है। फिर बिना रुके कैजुअली बोल देता है कि टीचर रेंडोन को मारना थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल था, लेकिन ऑनेस्टली रेंडोन डिजर्व करता था। और फिर बॉम्ब गिरता है। जूलियस थियो को व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी ज्वाइन करने का इन्विटेशन देता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, जूलियस रैग्नर, डीमन ड्रैगन खुद थियो को अपनी एलीट स्क्वाड में बुला रहा है। एवलिन, वो जरा भी शॉक्ड नहीं है, उसे ये आउटकम पहले से दिख रहा था। लेकिन क्राउड, उनके तो जबड़े जमीन पर गिर चुके हैं। कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि थियो जैसा इनएक्सपीरियंस्ड लड़का जिसने अभी अवेकनिंग सेरेमनी भी नहीं की, उसे खुद जूलियस रैग्नर स्काउट कर रहा है। और गेस हुज हियर? रेमिंगटन। वो पीछे खड़ा किसी रैंडम आदमी से पूछ रहा है, क्या तुमने कभी सुना है कि कोई अप्रेंटिस सोर्ट्समैन इस तरह रिक्रूट हुआ हो? वो आदमी क्लूलेस सा जवाब देता है, नहीं, कभी नहीं, ये पहले कभी नहीं हुआ था। और बेशक रेमिंगटन ये बात जानता है, वो बस कंफर्मेशन के लिए फिशिंग कर रहा था। इधर थियो के दिमाग में उथल पुथल मची हुई है। वो सोचता है माना हॉल खुले बिना किसी की ट्रू पोटेंशियल देखना इम्पॉसिबल है। मान लिया जूलियस मेरी सोर्ट्समैनशिप देख सकता है, लेकिन क्या वो मेरी मैजिकल पोटेंशियल देख सकता है? नहीं, जूलियस जैसा इंसान भी पूरी तरह श्योर नहीं हो सकता। और फिर थियो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता, सीधे ऑफर डिक्लाइन कर देता है। नो हेजिटेशन, नो सेकंड गेसिंग, बस साफ शब्दों में आई एम गुड। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। डेफनिंग साइलेंस। जूलियस रैग्नर, लेजेंडरी कमांडर, को रिजेक्शन मिल चुकी है। क्राउड बस खड़ा है, समझ ही नहीं पा रहा कि अभी अभी हुआ क्या। जबड़े अब भी जमीन पर गिरे हुए हैं। ये खबर वाइल्ड फायर की तरह फैल जाती है। आधे लोग कहते हैं थियो हम्बल है, बाकी आधे कहते हैं नहीं, ये सीधी एरोगेंस है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीन शिफ्ट होता है चमेलिया पैलेस में। अमिल रैग्नर फ्यूरियस है, सच में गुस्से में। सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है और ऊपर से रेंडन मर चुका है। उसका एक आदमी उसे रीअश्योर करता है, रेंडन वैसे भी कंप्लीट नूब था। उसे पोजीशन बस इसलिए मिली थी क्योंकि वो किसी और काम के लायक नहीं था। अमील इसे श्रग ऑफ कर देती है। ऑनेस्टली उसे उसकी मौत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लॉस नाम का तो कुछ था ही नहीं। फिर हम मिलते हैं एमिल रैग्नर से,
जो अपने भाई स्काई ड्रैगन एड ट्रोइन से बात कर रही है। हाँ, वही एड जिसे पब सीन में देखा था। एमिल खुश नहीं है। वो एक्सप्लेन करती है कि डीमन ड्रैगन जूलियस ने पर्सनली थियो से कांटेक्ट किया। ये अपने आप में अलार्मिंग है, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा ये रूमर्स हैं कि इस सब के पीछे एवलिन थी। और इसका मतलब साफ है, अब वो थियो के साथ डायरेक्टली इंटरफियर नहीं कर सकते, ना ही उसे कोई नया इंस्ट्रक्टर असाइन कर सकते हैं। अगर थियो मेकिंग वेव्स करने लगा तो रोज पैलेस पर कंट्रोल लेने की उनकी प्लान और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और तभी सीन में एक्सियन एंटर करता है, पूरी तरह कैजुअल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो पूछता है कि इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत ही क्या है। उसके हिसाब से क्लैन हेड के इन्वॉल्व होने का कोई चांस नहीं है, इसलिए प्लान बिना किसी इशू के आगे बढ़ सकता है। लेकिन एमिल इसे मानने वाली नहीं है। वो साफ कहती है कि अगर उन्हें रोज पैलेस पर कंट्रोल लेना है, वो भी क्लैन लीडर को ऑफेंड किए बिना, तो थियो का पावरलेस रहना जरूरी है। एक्सियन बस हल्का सा नॉड करता है, ऐसे बिहेव करता है जैसे सब उसके कंट्रोल में हो। वो कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि थियो अब भी पावरलेस ही है। आखिर थियो जैसा कोई कितना बदल सकता है। उसके हिसाब से एवलिन और जूलियस बस अंडरडॉग्स के लिए सॉफ्ट स्पॉट रखते हैं, इसलिए पैनिक करने की कोई वजह नहीं। लेकिन एड ट्रोवैन अपने नेफ्यू के इस लेड बैक एटीट्यूड से खुश नहीं है। वो एक्सियन को वार्न करता है कि सिचुएशन को सीरियसली ले। तभी एक्सियन एक लेटर निकालता है। उसके चेहरे पर स्लाई ग्रिन फैल जाती है। वो कहता है कि अगर सब इतना वरीड हैं, तो वो थियो के साथ थोड़ा मेस कर देगा, बस उसे उसकी प्लेस याद दिलाने के लिए। व्हाट कुड गो रॉन्ग, राइट? नेक्स्ट सीन, ट्रेनिंग ग्राउंड्स। एवलिन थियो को ट्रेनिंग सेशन खत्म करते हुए देख रही है। वो इम्प्रेस्ड है कि थियो कितनी दूर तक आ चुका है। थियो उसे थैंक्स करता है और मानता है कि एक प्रॉपर मास्टर से सीखना सच में अलग एक्सपीरियंस है। फिर एवलिन वो सवाल पूछती है जो हम सब सोच रहे थे, उसने व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी ज्वाइन क्यों नहीं की? थियो थोड़ा रुकता है, अपने अंदर झांकता है और यही चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। वो एडमिट करता है कि उसे थोड़ा सा रिग्रेट है। आखिर उसकी पास्ट लाइफ में कैवलरी ज्वाइन करना उसका सपना था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। वो जानता है कि कैवलरी को इतनी जल्दी ज्वाइन करना उसकी पोटेंशियल को लिमिट कर देगा। और थियो वो अब सिर्फ आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो हायर एम कर रहा है। उसकी नजरें अब बिल्कुल टॉप पर टिकी हुई हैं और अवेकनिंग सेरेमोनी ही उसकी असली चाबी है। वो मुस्कुराता है और एवलिन से कहता है कि उसे किसी तरह की स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं चाहिए। ऊपर से उसे अब भी लगता है कि वो अभी पूरी तरह रेडी नहीं है। फिलहाल वो बस उसके साथ ट्रेनिंग करके खुश है और पूरा फोकस अवेकनिंग सेरेमोनी पर रखना चाहता है। एवलिन उसकी बात मान लेती है, लेकिन उसे याद दिलाती है कि जूलियस को ऐसे सीधे मना किए जाने पर शायद काफी डिसअपॉइंटमेंट होगी, काफी ऑकवर्ड सिचुएशन है। लेकिन थियो बस कंधे उचका देता है। उसके प्लान्स इससे कहीं बड़े हैं। फिर कुछ इंटरेस्टिंग होता है। थियो पहली बार अपनी नई ऑब्जर्वेशन स्किल इस्तेमाल करता है। वो एवलिन के स्टैट्स स्कैन करता है और वाह, वो बिना किसी शक के एक हाई रैंकिंग सोर्ड्स वुमन है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उसे ये भी पता चलता है कि एवलिन उसकी विनम्रता और उसके कैरेक्टर की कदर करती है। उसे ट्रेन करना एवलिन को एक ऐसा सेंस ऑफ पर्पस दे रहा है जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात, उसे व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी में बिताया अपना समय बहुत याद आता है। इस छोटे से रेवलेशन से थियो हैरान रह जाता है और इसे अपने दिमाग में फ्यूचर के लिए नोट कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा सोच पाता, एक नया आदमी अंदर आता है। वो अपना परिचय सिल्ड्रे के रूप में देता है। वो सदर्न इंस्पेक्शन पोस्ट से है और कहता है कि उसे थियो से कुछ जरूरी बात करनी है। और सच कहें तो थियो को ये बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा। सिल्ड्रे की वाइब काफी सीरियस और इंटिमिडेटिंग है, जो थियो को देखते ही पसीना छुड़ा देती है। नेचुरली थियो फिर से अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि सिल्ड्रे के अंदर उसके साथ स्पार करने की जबरदस्त इच्छा है। हाँ, ये आदमी कैजुअल बातचीत के लिए यहाँ नहीं आया है। थियो की एंजाइटी अचानक बढ़ जाती है। वो इस ख्याल से ही डर जाता है कि उसे इसी वक्त इस आदमी से लड़ना पड़ सकता है। और तभी बिल्कुल सही समय पर सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। थियो का अगला ट्यूटोरियल क्वेस्ट सामने आता है। उसका लक्ष्य है राग्नर क्लैन का इम्बेसाइल कहलाने का टैग मिटाना। वो कुछ प्रोग्रेस तो कर चुका है, लेकिन रास्ता अभी बाकी है। अभी उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। दूसरी तरफ सिबिल अपने इरादों को लेकर बिल्कुल ब्लंट है। वो साफ साफ कह देता है कि वो थियो को फॉलो करना चाहता है। वो कबूल करता है कि वो भी उन्हीं लोगों में से था जो थियो को इग्नोर करते थे, उसे राग्नर क्लैन का इम्बेसिल कहकर डिसमिस कर देते थे। उसे लगता था कि वो टाइटल थियो पर परफेक्टली फिट बैठता है। और हाँ, थियो को उसकी ऑनेस्टी की कदर तो होती है, लेकिन दिल ही दिल में उसे थोड़ा गुस्सा भी आता है। आखिर सिबिल प्रैक्टिकली उसके सामने ही उसकी बुराई कर रहा है, वो भी बिना ये समझे कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन सिबिल का दिल तब बदला जब उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे हिला कर रख दिया।
थियो की इनसेन डेडिकेशन। हर सुबह यंग मास्टर किसी और से ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा होता था और फिर रिजल्ट्स। सिबिल लिटरली थ्रिल्ड हो गया था जब उसने थियो को उस फ्रॉड रेंडन को उस एपिक फाइट में गिराते हुए देखा। वो अब भी वो पल नहीं भूल पाया था जब रेंडन का सिर हवा में उड़ता हुआ दिखा था और फिर उसने अपनी आंखों से देखा डीमन ड्रैगन जूलियस रैगनर खुद थियो को व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी ज्वाइन करने का इन्विटेशन दे रहा है। उसी पल से थियो सिबिल का आइडल बन गया। सिबिल बताता है कि वो खुद से लगभग हार चुका था। उसे हमेशा सदर्न इंस्पेक्शन ऑफिस का इडियट कहा जाता था, लेकिन थियो के राइज ने उसे बदल दिया। अब वो बस एक ही चीज चाहता था, अपने हीरो से सोर्ड क्लैश करने का एक मौका, उस इंसान से जिसने उसे दोबारा उम्मीद दी। थियो इस यंग मैन की स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से हैरान रह जाता है। नॉर्मली वो किसी के इंटेंशंस पर शक करता, लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल की वजह से वो साफ देख पा रहा है सिबिल जेन्युइन है, उसका रिस्पेक्ट असली है और सच में इस वक्त वो सिर्फ एक स्पारिंग मैच चाहता है। यहीं थियो को एक बड़ी बात समझ में आने लगती है। रेंदान को हराने के बाद और अब लॉर्ड जूलियस के इंटरेस्ट की अफवाहों के चलते उसे लगा था कि ढेर सारे लोग अपने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ उस पर टूट पड़ेंगे, उसकी ताकत टेस्ट करने आएंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकल रही थी। लोग उसे चैलेंज करने नहीं, उससे इंस्पायर होने आ रहे थे। अब थियो को समझ आने लगा था कि कुछ लोगों की रगों में अब भी राग्नर प्राइड बाकी है और थियो इसका फायदा उठा सकता है। आखिर अगर उसे कभी राग्नर क्लैन का हेड बनना है तो उसे वफादार सबऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। साथ ही ये उसके फाइनल ट्यूटोरियल क्वेस्ट में भी मदद करेगा, उस अपमानजनक खिताब से हमेशा के लिए छुटकारा पाने में। राग्नर क्लैन का इम्बेसिल, वो बदनामी जिससे वो अपनी पिछली जिंदगी में कभी पीछा नहीं छुड़ा पाया था। इस मौके को पूरी तरह भुनाने के इरादे से थियो एवलिन की तरफ मुड़ता है और सील के साथ स्पार करने की इजाजत मांगता है। उसकी मास्टर बिल्कुल तैयार थी। एवलिन उसे इनकरेज करती है कि जो कुछ उसने सीखा है उसे खुलकर दिखाए। थियो औपचारिक अंदाज में अपना परिचय देता है। मैं थियो रैग्नर, रोज पैलेस का अप्रेंटिस सोर्ड्समैन, अवेकनिंग सेरेमोनी की प्रतीक्षा में मास्टर एवलिन के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहा हूँ। एक हाथी सोर्ड मास्टर एवलिन संतोष भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाती है। सिल थोड़ा क्लमजी लेकिन पूरी तरह अर्नेस्ट अंदाज में सल्यूट करता है और खुद का परिचय देता है। वो सदर्न इंस्पेक्शन पोस्ट का अप्रेंटिस सोर्ड्समैन है, काराई क्लान सोर्ड्समैनशिप में ट्रेंड, जहां स्पीड और प्रिसीजन सबसे अहम है। और इसके साथ ही स्पारिंग मैच शुरू हो जाता है। सील जमीन से ऐसे उछलता है जैसे पागल हो, शुरू से ही जानलेवा हमला करने के इरादे से, लेकिन थियो तैयार था। वो पहला हमला रोक लेता है। दोनों की तलवारें टकराती हैं, चिंगारियां उड़ती हैं। भले ही उसे सदर्न इंस्पेक्शन पोस्ट का इडियट कहा जाता हो, लेकिन उसकी स्पीड मजाक नहीं थी। पहले ही एक्सचेंज से साफ दिख जाता है कि सिबिल को अपनी तेज स्ट्राइक्स पर पूरा भरोसा है। वो ये भी समझ जाता है कि थियो की स्किल बिल्कुल असली है। इधर थियो सोच में पड़ जाता है, आखिर इस लड़के को इडियट क्यों कहा जाता है। अगर ये उसकी पिछली जिंदगी होती तो थियो जानता था कि इतनी रफ्तार वाले इंसान के साथ कदम मिलाना उसके लिए नामुमकिन होता, लेकिन अब वो पुराना थियो नहीं रहा, वो बहुत आगे आ चुका था। एक तेज और जबरदस्त मूव के साथ थियो पलटकर ऑफेंसिव पर चला जाता है। एक ही ठोस वार में वो सिबिल को ऐसे उड़ा देता है जैसे कोई रैगडॉल हो। ताकत इतनी ज्यादा थी कि बेचारा सिबिल अपनी तलवार तक नहीं संभाल पाता और उड़ता हुआ सीधे ट्रेनिंग एरिया की स्टैंड्स में जा टकराता है। किसी तरह खड़ा होने की कोशिश करता हुआ सिबिल लगभग उल्टी करने वाला होता है उसके सोलर प्लेक्सस पर पड़े जोरदार इम्पैक्ट से। फिर भी बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए वो खड़ा होता है। पूरी तरह ओवरवेल्म्ड होने के बावजूद, उस ब्रूटल हार के बाद भी सिबिल थियो की स्वॉर्ड मास्टरी की तारीफ करता है और कृतज्ञता के साथ हार स्वीकार करता है। थियो हमेशा की तरह एक ग्रेसफुल विक्टर सिबिल को सल्यूट करता है। गुड फाइट, वो कहता है, अपनी तलवार उठाकर सम्मान में सल्यूट करते हुए। उसी पल तलवार की धार में उसे अपनी परछाई दिखती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्या वो अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल खुद पर इस्तेमाल कर सकता है? और जवाब निकलता है, हाँ कर सकता है। स्किल एक्टिवेट होते ही थियो के सामने उसके सारे टैलेंट्स और स्टैट्स खुलकर आ जाते हैं। ये पूरी तरह गेम चेंजर था। वो ऑफिशियली एक लेवल 1 सोर्ड्समैन बन चुका था, बैलेंस्ड स्टैट्स के साथ और पूरे 190 पॉइंट्स की मैजिक पावर, जो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। उसे एहसास होता है कि अब जब उसके टैलेंट्स पूरी तरह विजिबल हैं तो वो क्वेस्ट्स के जरिए और भी अनलॉक कर सकता है। उसके पास अभी 4 और लॉक्ड स्लॉट्स बचे हैं। खुद पर ऑब्जर्वेशन स्किल इस्तेमाल करने के बाद थियो काफी पंप्ड महसूस करता है। अब वो जब चाहे अपने स्टैट्स चेक कर सकता है और सच कहें तो उसके पास जबरदस्त मैजिक पावर है, अपनी पिछली जिंदगी की मैजिक और उसकी छाती में धड़कते ड्रैगन हार्ट की वजह से। लेकिन एक स्टैट ऐसा था जिसने उसे सच में चिढ़ा दिया, लक, सीधा नेगेटिव 49 पॉइंट्स। थियो सोचने लगता है, क्या मैं किसी कर्ज के साथ पैदा हुआ हूँ? कहीं उसकी पिछली जिंदगी की सारी बदकिस्मती इसी बेहिसाब लो लक स्टैट की वजह से तो नहीं थी? या शायद यही सब कुछ की जड़
थी। उसे एक बात पूरी तरह साफ पता थी, इसे जल्दी ठीक करना होगा। लेकिन थियो स्पारिंग सेशन में सील के साथ और अपने स्टैट्स चेक करने में इतना ज्यादा ध्यान लगाए हुए था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब अरीना के चारों तरफ युवा तलवारबाज इकट्ठा होने लगे। लगभग उन्होंने एक घेरा बना लिया था और सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई थीं, मगर उनकी मंशा अभी साफ नहीं थी। थियो को लगा कि रेंडोन का सिर काटने और कमांडर जूलियस रगनर का सम्मान पाने के बाद इतना ध्यान मिलना तो स्वाभाविक है। रगनर के स्ट्रॉन्ग सर्वाइव वाले नियम में लोग या तो तुमसे जलते हैं या फिर तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। लेकिन एवलिन सब कुछ साफ देख पा रही थी। ये लोग राइवल ग्रुप से नहीं थे, ये थियो को चुनौती देने नहीं आए थे, ये उसकी तारीफ करने आए थे। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था, उन्होंने अफवाहें सुनी थीं और अब अपनी आंखों से सच देख रहे थे। थियो सच में असली दमदार योद्धा था, वे उससे प्रभावित थे। कुछ तो खुद को सिबिल की जगह रखकर सोच रहे थे कि क्या वे थियो के सामने एक पल भी टिक पाते। यही सोच उन्हें यंग मास्टर के सामने अपनी काबिलियत आजमाने के लिए बेचैन कर रही थी। इन्हीं में से एक युवा तलवारबाज था, योड नान। थियो ने भीड़ को स्कैन किया और उस पर नजर पड़ी, जिससे वह लड़का तुरंत चौंक गया। बिना किसी हिचक के थियो ने उसे स्पारिंग के लिए आगे बुलाया। योडी थोड़ा हैरान हुआ, फिर आगे बढ़ा और सल्यूट किया। उसने अपना परिचय दिया। वह काउंट नैन का तीसरा बेटा था और डबल असेंशन सोर्ड्समैनशिप में माहिर था। थियो ने भी सल्यूट लौटाया, एक अच्छी लड़ाई के लिए तैयार। इसके बाद दोनों सीधे लड़ाई में कूद पड़े। हर बार तलवारें टकराने के साथ थियो की सोर्ड्समैनशिप और निखरती चली गई। योडी कोई हल्का खिलाड़ी नहीं था, वह तेज था, चालाक था और उसने एक ऐसा वार भी कर दिया जिसे रोकना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन ठीक उसी पल थियो के भीतर कुछ बदल गया। समय जैसे थम सा जाता है। थियो अपनी पकड़ को थोड़ा सा बदलता है और बिल्कुल सटीक प्रिसीजन के साथ वार को रोक लेता है। योड की तलवार उसके हाथ से उड़कर दूर जा गिरती है। यह थियो की निर्णायक जीत होती है। योडी अपनी हार स्वीकार करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि वह थियो को अपना जीवन भर का सम्मान दे देता है और यहीं से कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। योड की स्वीकृति मिलते ही थियो का लक स्टैट बढ़ जाता है। थियो सन्न रह जाता है। क्या सच में उसकी किस्मत उसकी रेप्यूटेशन से जुड़ी हुई है? अगर ऐसा है तो उसे अपनी बदकिस्मती ठीक करने का तरीका मिल गया है। उसे बस जीतते रहना है। सीधे शब्दों में कहें तो लड़ते हुए अपनी किस्मत बनानी है। अगला आता है बैट रोमीरो, और सच कहें तो यह एक आसान जीत होती है और जीत और थियो का लक। फिर एक पॉइंट बढ़ जाता है। फिर एरिक मोरैन थोड़ी टक्कर देता है, लेकिन थियो की रफ्तार रोकने के लिए काफी नहीं। उसके बाद मानफरनर्ड, फिर मैनुएल नुआर, इन दोनों के पास तो कोई मौका ही नहीं होता। यहाँ तक कि दबंग सा दिखने वाला वॉइड प्रैंक भी 1 मिनट से कम समय में बुरी तरह हार जाता है। अब थियो पूरी तरह आग में है। वह स्पारिंग की इस बाढ़ में पूरी तरह डूब चुका है। उसकी विनिंग स्ट्रीक कमाल की हो चुकी है। एक एक करके युवा तलवारबाज गिरते जा रहे हैं। डैनियल रीमन भी बस सूची में जुड़ने वाला एक और नाम बन जाता है। थकान धीरे धीरे महसूस होने लगती है। फिर भी थियो और चाहता है वह अगले चैलेंजर को बुलाता है, लेकिन कोई आगे नहीं आता। साफ है उसने पूरे अरीना पर दबदबा बना लिया है। लेकिन जब थियो अपने क्वेस्ट की प्रोग्रेस चेक करता है, रैग्नर्स इम्बेसिल का खिताब हटाने के लिए तो सिर्फ 1% सुधार दिखता है। सिर्फ 1% थियो झुंझला जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ मौजूद लोग तो पहले से ही उसका सम्मान करते हैं। अगर असली तरककरी चाहिए तो उसे और ताकतवर दुश्मनों का सामना करना होगा, या फिर उन लोगों को अपनी ताकत दिखानी होगी जो अब भी उस पर शक करते हैं। वह अपने अगले कदम के बारे में सोच ही रहा होता है कि भीड़ से एक आदमी आगे आता है। वह कहता है कि थियो थका हुआ लग रहा है और उसे आराम करना चाहिए। थियो इसे टाल देता है, कहता है कि जब जरूरत होगी तब आराम करेगा, अभी उसमें लड़ने की ताकत बाकी है। और जैसे ही वह ये कहता है, रेमिंगटन नारियो आगे बढ़ता है। हाँ, वही रेमिंगटन 4 हाउंड्स ऑफ द नॉर्थ में से एक। हर कोई थियो भी पूरी तरह चौंक जाता है। ये वही रेमिंगटन है जो रैग्नर क्लान के सबसे ताकतवर तलवारबाजों में गिना जाता है। एक्सियन रैग्नर और हार्कुस लैंक जैसे नामों के बराबर। रेमिंगटन शांति से कहता है कि वह अवेकनिंग सेरेमोनी से पहले थियो की सोर्ड्समैनशिप को देखने जल्दी आ गया था। फिर वह हल्की मुस्कान के साथ थियो को सैल्यूट करता है और उसका अनुरोध स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देता है। वह एक जीनियस सोर्ड्समैन है, तेज इंद्रियों और बेमिसाल मेहनत के लिए जाना जाता है। लेकिन इस पल वह बस थियो से एक स्पारिंग मैच चाहता है। उत्साहित रेमिंगटन को उम्मीद नहीं थी कि उसे थियो के रूप में इतना काबिल प्रतिद्वंद्वी मिलेगा। थियो सीना तानकर गर्व से सल्यूट करता है। इस बार वह अपना परिचय देता है, उत्तर के महान रक्षक काइल रगनार का 31वां पुत्र थियो रगनार। थियो श्रद्धा से भर जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे रेमिंगटन जैसी दंतकथा के साथ स्पारिंग करने का मौका मिलेगा। एक ऐसा योद्धा जिसे वह अपने पिछले जीवन में भी सम्मान देता था। जब वह कहता है कि ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ तलवारें टकराना उसके लिए सम्मान की बात है, तो वह सच में दिल से कहता है। अरीना में हलचल मच जाती है। थियो जोश से भरा हुआ है और रेमिंगटन को दिखाने के लिए तैयार है
कि वह कितनी दूर तक आ चुका है। दोनों योद्धा एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। रेमिंगटन, जिसे सिल्वर लायन कहा जाता है, अपना ऑरा छोड़ता है। वह डरावना है। एक पल के लिए थियो सोचता है कि क्या वह वाकई इतने ताकतवर व्यक्ति को हरा पाएगा, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। फिर मुकाबला शुरू होता है। दोनों आगे बढ़ते हैं। उनकी तलवारें ऐसी जोर से टकराती हैं कि अरीना में चिंगारियां उड़ने लगती हैं। हर टक्कर इतनी शक्तिशाली होती है कि मंच तक हिल जाता है। थियो की आंखें पूरी तरह केंद्रित हैं, जबकि चारों ओर स्टील के टुकड़े बिखर रहे हैं। रेमिंगटन मुस्कुरा रहा है। वह इस भीषण द्वंद्व के हर पल का आनंद ले रहा है। लेकिन तभी कुछ होता है। लगातार और निर्दयी वारों के बाद अचानक एक तलवार जवाब दे देती है। ब्लेड चकनाचूर हो जाती है। अरीना में मौत जैसी खामोशी छा जाती है। टूटे हुए ब्लेड के जमीन पर गिरने की खनखनाहट ही एकमात्र आवाज होती है। थियो की तलवार थी। एक ही शक्तिशाली टक्कर में रेमिंगटन ने थियो की तलवार को बीच से काट दिया था। उसकी तलवार थियो की गर्दन से बस कुछ इंच दूर रुकती है। नतीजा साफ है। थियो हार चुका है। भीड़ स्तब्ध है। थियो पूरे दिन छाया रहा था, लेकिन चाहे वह कितना भी सुधर गया हो, 4 हाउंड्स में से एक से भिड़ना बिल्कुल अलग स्तर की बात है। सिबिल, हाँ वही, विश्वास नहीं कर पाता। वह मानने से इनकार कर देता है कि उसका आइडल इतनी जल्दी हार सकता है, मगर उसे भी हकीकत स्वीकार करनी पड़ती है। रेमिंगटन बिल्कुल अलग ही स्तर पर है। और तभी जब सब लोग ड्यूएल खत्म मान चुके होते हैं, रेमिंगटन कुछ अप्रत्याशित करता है। वह घोषणा करता है कि यह ड्यूएल असल में उसकी हार है। भीड़ सन्न रह जाती है। रेमिंगटन बेहतरीन अंदाज में थियो को सल्यूट करता है, स्पारिंग के लिए धन्यवाद देता है और समझाता है कि थियो की तलवार पहले की लगातार लड़ाइयों से पहले ही घिस चुकी थी। ऊपर से थियो थका हुआ भी था। रेमिंगटन कहता है कि अगर दोनों पूरी ताकत में होते और परिस्थितियां आदर्श होती तो नतीजा बिल्कुल अलग हो सकता था। लेकिन थियो हमेशा व्यावहारिक, साफ कहता है कि युद्ध भूमि में कोई ऐसी रियायतें नहीं देता। जैसे ही उसकी तलवार टूटी, उसने हार स्वीकार कर ली। वह बस मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है समझ के साथ, और उसी पल कुछ गहरा घटित होता है। उन दोनों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट जन्म ले लेता है। व्हाइट लायन और कभी का फॉर्मर इम्बेसिल एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अरीना में खड़ी भीड़ अवाक रह जाती है। उत्तर के 4 हाउंड्स में से एक ने सबके सामने थियो को स्वीकार कर लिया था। यह सिर्फ एक स्पारिंग मैच नहीं था, यह थियो के लिए एक गेम चेंजर था। उसकी क्वेस्ट प्रोग्रेस सीधे 35% तक पहुंच जाती है। उसका लक स्टैट पूरे 10 पॉइंट्स बढ़ जाता है और उसकी रेपुटेशन आसमान छूने लगती है। अरीना में मौजूद युवा सोर्ड्समैन जो अब तक उस पर शक कर रहे थे, अब समझने लगे हैं थियो अलग बना है। वह बिल्ट डिफरेंट है। किनारे खड़ी एवलिन राहत की एक लंबी सांस लेती है। इससे बेहतर सब कुछ हो ही नहीं सकता था। अब थियो को सही मायने में एहसास होता है कि 4 हाउंड्स कितने जबरदस्त हैं। इस ड्यूअल ने उसे सच्ची ताकत का स्वाद चखा दिया। रेमिंगटन के साथ तलवार टकराते ही उसने महसूस किया, हाँ वह मजबूत हुआ है, लेकिन रास्ता अभी बहुत लंबा है। अफसोस बस इतना है कि उसकी थकी हुई हालत की वजह से ड्यूअल जल्दी खत्म हो गया। मगर उस छोटे से आदान प्रदान से भी थियो ने बहुत कुछ हासिल किया। अब उसके सामने तस्वीर साफ है। उसे ताकत और रेप्यूटेशन दोनों में आगे बढ़ने के लिए खुद मौके तलाशने होंगे। रैग्नार्स इम्बेसिल का ठप्पा हटाने की उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। उसे और बड़ी चुनौतियां चाहिए और ज्यादा ताकतवर दुश्मन, ताकि वह खुद को और आगे धकेल सके। द्वंद्व के बाद रेमिंगटन स्वीकार करता है कि वह सिर्फ स्पारिंग के लिए नहीं आया था। उसका एक और मकसद था। वह थियो के हाथ में एक पत्र थमाता है, एक इनविटेशन, स्केल ड्रैगन सोसाइटी का निमंत्रण। बस उस नाम को सुनते ही अरीना में खड़े युवा सोर्ड्समैन के बीच सनसनी फैल जाती है। ड्रैगन सोसाइटी कोई आम ग्रुप नहीं है। ये एक हाई सोसाइटी क्लब है जहां सिलेक्शन प्रोसेस बेहद ब्रूटल होता है। थियो जैसे राइजिंग स्टार के लिए वहां से इनवाइट आना बहुत बड़ी बात है। थियो हमेशा की तरह मॉडेस्टली पूछता है, क्या वो सच में इसके लिए क्वालिफाइड है? रेमिंगटन तुरंत उसे रियश्योर करता है कि थियो इस इनविटेशन के पूरी तरह लायक है। वह हल्के अंदाज में समझाता है कि ये सोसाइटी बस पीयर्स के इकट्ठा होने की जगह है, जहां अपकमिंग अवेकनिंग सेरेमनी का इंतजार करते हुए लोग सोशलाइज करते हैं, कुछ भी ज्यादा सीरियस नहीं। कम से कम रेमिंगटन तो यही कहता है। लेकिन थियो पूरी तरह श्योर नहीं है। उसे शक है कि रेमिंगटन के वर्ड्स के पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव हो सकता है, क्योंकि थियो जानता है स्केल ड्रैगन सोसाइटी का केंद्र कोई और नहीं बल्कि उसका सौतेला भाई एक्सियन है। असल में ये स्नेक्स का घोंसला है, जहां ज्यादातर लोग थियो को कंटेम्प्ट और रिडिक्यूल की नजरों से देखते हैं। फिर भी थियो इसे एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मानता है। इससे न सिर्फ उसकी क्वेस्ट प्रोग्रेस आगे बढ़ सकती है, बल्कि ये चमेलिया पैलेस में एक्सियन पर रिकॉन करने का भी आइडियल चांस है। फायदा ज्यादा है, नुकसान कम। यही सोचकर थियो लेटर ऑफ इन्विटेशन स्वीकार कर लेता है। वह रेमिंगटन का धन्यवाद करता है और प्रॉमिस करता है कि वह जरूर पार्टिसिपेट करेगा। सीधे अपने एनिमीज की मांद में कदम रखते हुए रेमिंगटन खुश हो जाता है। एक और राइजिंग स्टार को रिक्रूट करने की खुशी
में वह थियो से हाथ मिलाता है और कहता है कि जरूरत पड़ी तो वह हर तरह से मदद करेगा। मीटिंग 2 हफ्ते बाद है, मतलब थियो के पास प्लान बनाने और तैयारी करने के लिए बस इनफ टाइम है। रेमिंगटन के जाते ही एवलिन हमेशा की तरह काम एक ड्रैग लेती है और थियो को देखती है। उसकी आंखों में हल्की चिंता है क्योंकि उसका डिसाइपल अब एक डेंजरस गेम में उतरने वाला है। इधर खबर तेजी से फैलती है। जल्द ही रोज पैलेस तक ये बात पहुंच जाती है कि थियो को इस हाई सोसाइटी गैदरिंग का इनवाइट मिला है। थियो की माँ सेसिलिया खुशी से झूमती हुई उसके कमरे में आ जाती है। वह खुद ये खबर देने वाली थी, लेकिन थियो पहले से सब जानता है। सेसिलिया बेहद खुश है, ये पहली बात रहे जब थियो को किसी इतनी बड़ी जगह से बुलाया गया है और वह किसी भी हालत में नहीं चाहती कि उसका बेटा अनप्रिपेयर्ड दिखे। बिना समय गंवाए वह पैलेस की ग्रूमिंग टीम को बुला लेती है। वह जानती है थियो की अपीयरेंस, उसकी कंपोजर, हर चीज को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाएगा। स्केल ड्रैगन सोसाइटी में एक्सियन मौजूद होगा, चालाक एमिल का बेटा, रेमिंगटन जैसे ब्रिलियंट टैलेंट्स भी होंगे, इसलिए हर डिटेल मायने रखती है। सेसिलिया फौरन टेप मेजर उठाती है और थियो की मेजरमेंट्स लेने लगती है। साथ साथ उसे अटायर और डिमीनर पर एडवाइस देती जाती है। एटिकेट के मामले में उसे थियो पर भरोसा है, लेकिन हाई सोसाइटी की बारीकियां वहां वह खुद मदद कर सकती है। आखिरकार वह कभी एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस रह चुकी है। अगर इस दुनिया के दिखावे और चेहरे पढ़ने का हुनर किसी को आता है तो वो वही है। थियो ये बात अच्छे से जानता है।